नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। सुबह के 10 बजने वाले हैं और हम आपके लिए लेकर आए हैं खास कार्यक्रम न्यूज एंड व्यूज। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ रंजना और जैसा कि नाम से ही जाहिर है न्यूज एंड व्यूज को लेकर कि इस खास कार्यक्रम में न्यूज के साथ आपको व्यूज भी मिलेंगे। चले बढ़ते आगे। संसद के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है और पहले दिन दोनों सदनों में एसआईआर और वोट चोरी के आरोप के मुद्दे पर विपक्ष ने हंगामा किया। दूसरे दिन भी विपक्ष ने संसद के मकर द्वार के सामने एसआईआर के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया। इसमें सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हुए। विपक्ष एसआईआर और वोट चोरी के आरोप पर फौरन चर्चा की मांग पर अड़ा रहा और दोनों सदनों की कार्रवाई चलने नहीं दी गई। सत्र का दूसरा दिन हंगामे की भेंट चढ़ा। विपक्ष के हंगामे की वजह से लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई आज सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। इसके बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने दोनों पक्षों को अपने मीटिंग रूम में बुलाया। यहां सहमति बनी कि आज सदन में बिना किसी हंगामे के कार्रवाई होगी। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक में यह निर्णय लिया गया कि लोकसभा में 9 दिसंबर को एसआईआर पर चर्चा होगी। एसआईआर पर चर्चा के लिए 10 घंटे का वक्त तय किया गया। दोपहर 12 बजे चुनाव सुधारों पर चर्चा आयोजित की जाएगी। मंगलवार को लोकसभा में इलेक्शन रिफॉर्म्स को लेकर के हम दिन भर चर्चा करेंगे। 10 घंटे का टाइम तय किया गया है। अगर जरूरत पड़ेगा तो उसमें हम टाइम एक्सटेंशन करेंगे। इस पे हम एग्रीमेंट हुए हैं। जब लोकसभा स्पीकर के चैम्बर में ऑल पार्टी का मीटिंग बुलाया गया तब हमने इस ट्यूसडे 9 दिसंबर को इलेक्शन रिफॉर्म्स हम चर्चा करेंगे और उसमें बाकी मुद्दे जो संबंधित है ला सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि विंटर सेशन पार्लियामेंट जो हम इम्पोर्टेंट बिल्स और बिजनेस लेके आए हैं सब सपोर्ट करेंगे और देश हित में सब योगदान करेंगे। दरअसल इससे पहले संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने राजनीतिक दलों के सदन के नेताओं से मुलाकात की, लेकिन चुनाव सुधारों पर चर्चा के लिए कोई समय सीमा बताने से इनकार कर दिया था। उन्होंने तर्क दिया था कि विपक्ष सरकार पर अपनी शर्तें थोप नहीं सकता, जिस वजह से सदन में गतिरोध बना हुआ था। शीतकालीन सत्र के पहले 2 दिन हंगामे की वजह से सदन का कामकाज प्रभावित हुआ, लेकिन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने दोनों पक्षों की मीटिंग के बाद संसद में 2 दिन में फौरन चर्चा पर अड़ा विपक्ष बहस के लिए मान गया। तो वही बिजनेस एडवाइजरी कमेटी यानी कि बीएसी की बैठक में वंदे मातरम पर भी चर्चा का समय और तारीख मुकर्रर कर दी गई है। एसआईआर पर चर्चा से एक दिन पहले यानी कि 8 दिसंबर को वंदे मातरम पर चर्चा होगी। वंदे मातरम पर चर्चा के लिए 10 घंटे का समय तय किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहस की शुरुआत करेंगे और वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर सरकार सदन में इस पर चर्चा करा सकती है। लोकसभा स्पीकर के चैम्बर में ऑल पार्टी फ्लोर लीडर्स का मीटिंग अच्छी तरह से हुई है और हम इस बात पे सहमति हो पाया है कि मंडे को लोकसभा में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर हम विशेष चर्चा करेंगे। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना के 150 साल पूरे होने का उत्सव पूरे देश में जोर शोर से मनाया जा रहा है। ये गीत न केवल स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा स्रोत रहा है, बल्कि ये भारत माता के प्रति समर्पण और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक भी है। वंदे मातरम की रचना प्रसिद्ध बंगाली लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 7 नवंबर 1875 को की थी। स्वतंत्रता आंदोलन में इस गीत ने क्रांतिकारियों को एकजुट किया। 24 जनवरी 1950 को इसे भारत का राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया और ये उत्सव 7 नवंबर 2026 तक चलेगा। 8 और 9 दिसंबर देश के लिए बड़ी तारीखें हैं, क्योंकि लोकसभा में एसआईआर और वंदे मातरम पर चर्चा होगी और ये दोनों विषय ऐसे हैं जिस पर होने वाली बहस राजनीतिक तापमान को बढ़ा सकती है। लेकिन आज संसद में विपक्ष रुख कैसा रखेगा और किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, इसके लिए हम चलते हैं सीधे आपके हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके अक्षय। लगातार हम देख रहे हैं कि शीतकालीन सत्र का अगर हम जिक्र करें तो हंगामे की भेंट चढ़ रहा है, लेकिन बीते दिन बैठक के बाद अब क्या लगता है कि विपक्ष का रुख क्या रहने वाला है?
अब देखिए, जिस तरह से 2 दिन एसआईआर मुद्दे को लेकर के विपक्ष आक्रामक रहा, लेकिन सरकार ने साफ तौर पर कह दिया कि चर्चा हो सकती है और कल बैठक के बाद तय कर लिया गया है कि वंदे मातरम पर लगभग 8 घंटे से 10 घंटे तक चर्चा हो सकती है। दूसरी बात यह है कि एसआईआर मुद्दे को लेकर के भी अब रुख साफ कर दिया गया है। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को लेकर के चर्चा 9 दिसंबर को बुलाई गई है। कहा जा सकता है कि 150 साल वंदे मातरम के, जो कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत रहा है, एक नारा ही नहीं रहा है बल्कि जीवन पर्याय का हिस्सा रहा है, उसको लेकर के चर्चा की जाएगी। किरण रिजिजू जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने पहले ही कहा था कि विपक्ष जिस तरह से अवरोध डाल रहा है वो सही नहीं है, लेकिन जिस तरह से अब सरकार और सत्ता पक्ष के बीच में समझौता हुआ है, लगता है कि अब सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चल जाएगी। और साफ तौर पर है कि आज से जो कार्यक्रम तमाम रखे गए हैं, कई मंत्रालयों से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे और उसका जवाब भी संबंधित मंत्री देंगे, जिसमें कि पीएमओ कार्यालय से संबंधित है, एटॉमिक एनर्जी से संबंधित है, अर्थ साइंस से संबंधित है, नॉर्थ ईस्ट रीजन डेवलपमेंट से संबंधित क्वेश्चंस रखे जाएंगे, उसका जवाब देना है। साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके अलावा टेक्नोलॉजी और इन्फॉर्मेशन, साथ ही साथ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग से संबंधित भी सवाल रखे जाएंगे। अश्विनी वैष्णव की व्यस्तता आज जो देखने को मिल सकती है, रेलवे भी सवाल जुड़े हैं, उससे भी उनको उत्तर देना है। दूसरी बात यह है कि इंडिया गठबंधन बैठक कर रहा है संसद भवन में और ये माना जा रहा है कि आगामी रणनीतियों को लेकर के इस पर चर्चा की जा रही है। ये माना जा रहा है कि अब सदन को सुचारू रूप से चलाया जा सकता है, इसकी संभावना ज़्यादा दिख रही है, क्योंकि 2 दिन सदन में कार्रवाई के नाम पर बहुत कुछ नहीं हो पाया है। हालांकि सरकार ने 2-3 बिल जरूर रखे हैं, जिसमें कि एक बिल जो मणिपुर जीएसटी बिल है उसको पास भी कर दिया गया है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को पास भी कर दिया गया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि विपक्ष के जो खाते में है क्या कुछ रहने वाला है और किस तरह से रणनीतियों के सहारे विपक्ष आगे बढ़ेगा। सरकार ने तो तय कर लिया है कि अब सदन में कार्रवाई हो और इसके लिए विपक्ष के साथ बैठक करके एक साझा रणनीति भी ये कहा जा रहा है कि बनाई गई है, लेकिन विपक्ष अपनी रणनीतियों को बनाने के लिए बैठक कर रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि अब वो किस मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ते हैं। फिलहाल ये माना जा रहा है कि 8 और 9 दिसंबर निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण दिन होंगे, जब वंदे मातरम पर चर्चा होगी और उसके बाद इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर, चुनावी प्रक्रिया में सुधार किस तरह किया जा सकता है उसको लेकर के चर्चा होगी। तो फिलहाल ये माना जा सकता है कि 3 दिसंबर को विधिवत कार्य शुरू किया जा सकता है, जिसमें कि विपक्ष का भी सहयोग देखने को मिलेगा। हालांकि आज भी विपक्ष ने कई नोटिस दी हुई हैं जिस पर कि वो चर्चा की मांग कर रहा है, जिसमें कि प्रदूषण का मामला है, साथ ही साथ अन्य मुद्दे भी रखे गए हैं। देखना दिलचस्प यही होगा कि अब सदन में किस तरह का वाकया देखने को मिलता है, लेकिन इतना मुझे लगता है कि अब सदन की कार्रवाई निश्चित रूप से चलेगी और इसीलिए सरकार ने तमाम जो मंत्रालयों से संबंधित हैं सवाल उसको भी लिस्टेड आउट कर दिया है। ये माना जा रहा है कि आज 3 बिल पेश किए जाते हैं, जिसमें कि एक्साइज, सेंट्रल एक्साइज का एक मामला है, उस बिल को पेश किया जा सकता है, उसको पास कराने की कोशिश हो सकती है। माना जा रहा है कि आज जो कार्रवाई जब शुरू होगी तो फिर वो व्यवधान नहीं आएगा जो 2 दिन 1 और 2 दिसंबर को देखने को मिला था। बिल्कुल, सदन बिना हंगामे के चलाने पर विपक्ष राजी और लगातार यही कोशिश हो रही कि जो ये सेशन चल रहा है ये फ्रूटफुल रहे और इसे लेकर लगातार सरकार भी कदम उठा रही, यहाँ पर चर्चा किया जा रहा है। लेकिन अगर आज का जिक्र करें तो आज विपक्ष का रुख कैसा हो सकता है अक्षय? देखिए, मुझे लगता है कि सकारात्मक रहेगा, क्योंकि सरकार ने जो एसआईआर की मांग की, चर्चा कराने की मांग की थी, अब एसआईआर प्रक्रिया तो नहीं, लेकिन ये माना जा रहा है कि क्योंकि वो कोर्ट में भी है और चुनाव आयोग खुद उसको देख रहा है, लेकिन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स यानी चुनावी प्रक्रिया में जो सुधार है उसको लेकर के चर्चा निश्चित रूप से होगी और 9 दिसंबर की तारीख नियत कर दी गई है। उसको लेकर के विपक्ष ने संतुष्टि भी जताई है, खुशी भी जताई है कि हमारे दबाव के कारण ऐसा सरकार को करना पड़ा है। जीत किसी भी हुई हो, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सदन चलता है तो जनता की समस्याओं को वहां पर सामने रखने के लिए सांसद सामने अपने प्रश्न करते हैं, उसका संबंधित मंत्रालय उसका जवाब देता है, वो फ्रूटफुल होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब सदन शुरू होगा 11 बजे तो फिर देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ विपक्ष के मन में है, लेकिन मुझे लगता है कि अब सदन सुचारू रूप से चल पाएगा, क्योंकि जो पहली मांग की थी विपक्ष की वो पूरी कर दी गई है
सरकार द्वारा। दूसरी बात यह है कि अब प्रदूषण को स्थिति को लेकर के कैसे जो विपक्ष है वो आगे बढ़ेगा। साथ ही साथ दिल्ली में जो ब्लास्ट हुए थे ये माना जा रहा है कि वो भी एजेंडे में विपक्ष के है, और साथ ही साथ कुछ अन्य मुद्दे जो स्थानीय मुद्दे हैं उसको लेकर के भी, चाहे कर्नाटका में मामला रहा हो या फिर अन्य राज्यों में कुछ मामले स्थानीय मामले रहे हों, उसको लेकर के चर्चा होगी। लेकिन मुझे लगता है कि आज कुछ जो दृश्य लोकसभा और राज्यसभा में देखने को मिलेगा वो संतोषजनक रहेगा, सेटिस्फैक्ट्री रहेगा, और कहीं ना कहीं विपक्ष भी मुझे लगता है कि सरकार का साथ देते हुए नजर आ सकता है, क्योंकि जो SIR की मांग थी वो सदन में निश्चित रूप से पूरी कर दी गई है विपक्ष की, और अब आगे की रणनीतियों को बनाने के लिए विपक्ष बैठक कर रहा है। जी ठीक है अक्षय, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते आगे, प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर सेवा तीर्थ कर दिया गया है। दशकों से दक्षिण ब्लॉक में संचालित हो रहा PMO अब नए परिसर सेवा तीर्थ में शिफ्ट होने की तैयारी में है। नया कार्यालय सेवा तीर्थ 1 में बनाया गया है, जो वायु भवन के पास निर्मित एक आधुनिक और सुरक्षित सरकारी कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है। ये बदलाव प्रशासनिक नहीं है बल्कि सांस्कृतिक है। अधिकारियों के मुताबिक शासन का विचार सत्ता से सेवा और अधिकार से रिस्पॉन्सिबिलिटी की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि यह परिवर्तन सिर्फ प्रशासनिक नहीं है बल्कि सांस्कृतिक और मॉरल भी है। राज्यों के राज्यपालों के आधिकारिक आवास राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन रखा जा रहा है, और अधिकारियों ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकारी क्षेत्रों को कर्तव्य और पारदर्शिता को रिफ्लेक्ट करने के लिए नया रूप दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि हर नाम, हर इमारत और हर प्रतीक अब एक सिंपल आइडिया की ओर इशारा करते हैं, सरकार सेवा के लिए है। इससे पहले केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ किया था। PM का आधिकारिक निवास भी रेस कोर्स रोड कहलाता था, जिसे 2016 में बदलकर लोक कल्याण मार्ग कर दिया गया था। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी अक्सर अपने भाषण में भी कहते रहे हैं कि वे देश से गुलामी की हर निशानी को निकाल कर ही दम लेंगे। ये जो नाम बदले जा रहे हैं ये भी उसी कड़ी का एक हिस्सा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पिछले साल राज्यपालों के सम्मेलन में हुई एक चर्चा का हवाला देते हुए कहा कि राजभवन नाम औपनिवेशिक मानसिकता को दिखाता है, इसलिए राज्यपालों और उपराज्यपालों के कार्यालयों को अब लोक भवन और लोक निवास के नाम से जाना जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी का दफ्तर अब 78 साल पुराने साउथ ब्लॉक से निकलकर सेवा तीर्थ नाम वाले एक नए एडवांस कैंपस में शिफ्ट होने जा रहा है। ये बदलाव सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का बड़ा हिस्सा है। 14 अक्टूबर को कैबिनेट सचिव TV सोमनाथन ने सेवा तीर्थ 2 के में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और तीनों सेना प्रमुखों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की, जो नए परिसर की औपचारिक शुरुआत मानी जा रही है। और अगर बात करें सेवा तीर्थ में क्या क्या होगा तो आप उसे भी समझिए। PMO सेवा तीर्थ 1 में से काम करेगा। सेवा तीर्थ 2 में कैबिनेट सचिवालय होंगे, और सेवा तीर्थ 3 का अगर हम जिक्र करें तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि NSA का दफ्तर इसमें होगा। नई इमारतों को इंटेलिजेंस प्रूफ सुरक्षित संचार प्रणाली और आधुनिक तकनीक से लैस बनाया गया है। इस बदलाव को सरकार की बड़े स्तर पर प्रशासनिक पुनर्गठन और केंद्र सचिवालय की एकीकरण की योजना का हिस्सा माना जा रहा है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक कई इमारतों का रीडेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन शामिल है। इसमें नया संसद भवन, मंत्रालय के कार्यालयों के लिए केंद्र सचिवालय, प्रधानमंत्री आवास, उपराष्ट्रपति आवास का निर्माण किया जाना है। सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत सभी मंत्रालयों के लिए कर्तव्य पथ पर 10 ऑफिस बिल्डिंग और एक कन्वेंशन सेंटर समेत CCS बनना है, और इनमें से 3 बिल्डिंग लगभग बन चुकी है। सभी ऑफिस शिफ्ट होने के बाद दोनों ब्लॉक को युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय में बदल दिया जाएगा। देखिए, PMO के इस फैसले का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसका स्वागत किया है, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट भी उनकी तरफ से शेयर किया गया है। पिछले 11 वर्षों से मोदी सरकार सत्ता में नहीं सेवा की पर्याय रही है, जिसमें सत्ता के सर्वोच्च नेता स्वयं को प्रधान सेवक मानकर जनता के लिए 7 दिन 24 घंटे कार्य कर रहे हैं। और इसी दिशा में प्रधानमंत्री मोदी ने सेवा के संकल्प को दोहराते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय को सेवा तीर्थ नाम दिया है। साथ ही राजभवन और राजनिवास का नाम बदलकर लोक भवन और लोक निवास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये सेवा और सुशासन को सर्वोपरि रखते हुए विकसित और हर क्षेत्र में श्रेष्ठ भारत के निर्माण की स्वर्णिम यात्रा का एक अहम पड़ाव है।
इसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रधानमंत्री के इस फैसले की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि ये नाम 140 करोड़ भारतीयों की भावना और भारत की जीवंत लोकतांत्रिक परंपरा के सही स्वरूप को अभिव्यक्त करता है। प्रधानमंत्री मोदी के इस निर्णय ने एक बार फिर बता दिया कि प्रधानमंत्री नेता नहीं, जनसेवक बनकर ही जनता की सेवा करना चाहते हैं। चलिए बढ़ते आगे, बात करेंगे दिल्ली के 12 वार्डों के उपचुनाव की, जहां उपचुनाव के नतीजे में से 5 सीटों पर नतीजे आ गए हैं। दक्षिणपुरी वार्ड में रामस्वरूप कन्नौजिया आम आदमी पार्टी की जीत हुई है। वहीं चांदनी चौक वार्ड की बात करें तो सुमन कुमार गुप्ता बीजेपी से इन्होंने जीत हासिल की है। शालीमार बाग की बात करें तो अनीता जैन बीजेपी से जीत चुकी हैं। संगम विहार में सुरेश चौधरी कांग्रेस की जीत हुई है। मुंडका से भी आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की है। तो वहीं सीएम रेखा गुप्ता के लिए यह पहला बड़ा इम्तिहान के रूप में इसे देखा जा रहा है। दिल्ली चुनाव के बाद उपचुनाव के नतीजे दिल्ली में वोटरों के मूड को भी दिखाएंगे, क्योंकि बीजेपी ने विधानसभा चुनाव जीतकर 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता पर वापसी की थी। आपको बता दें 30 नवंबर को वोटिंग हुई थी और सभी 12 वार्डों में 38.51% वोटिंग हुई थी। इस चुनावी मुकाबले में कुल 51 कैंडिडेट शामिल थे। इनमें 26 महिला 25 पुरुष कैंडिडेट्स थे। 250 सदस्यीय एमसीडी सदन में बीजेपी के पास फिलहाल 116 सीटें हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी के पास 99, इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के पास में 15 और कांग्रेस के पास में 8 सीटें हैं। बीजेपी के लिए इस साल विधानसभा चुनावों में बड़ी जीत के बाद यह पहला बड़ा चुनाव है। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दिल्ली में अपना समर्थन फिर से बढ़ाने की कोशिश में जुट गई है। देखिए, दिल्ली के जिन 12 वार्डों में उपचुनाव हो रहे हैं उसका अगर हम जिक्र करें तो उनमें ग्रेटर कैलाश, शालीमार बाग बी, अशोक विहार, चांदनी चौक, चांदनी महल, दिचाऊ कला, नारायण, संगम विहार ए, दक्षिणपुरी, मुंडका, विनोद नगर और द्वारका भी शामिल है। 12 में से 11 वार्ड पार्षदों के दिल्ली विधानसभा के लिए चुने जाने के बाद खाली हुए थे और इनमें शालीमार बाग बी का प्रतिनिधित्व कर रही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी शामिल थी। एमसीडी उपचुनाव के नतीजों से जिन 12 वार्ड में 51 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला हो रहा है, उनमें से 9 पहले बीजेपी के पास थे और बाकी 3 पर आम आदमी पार्टी का कब्जा था। अब तक आए नतीजों में 2 सीट बीजेपी के पास और 2 सीट आप और 1 कांग्रेस के पास गई है। बाकी की सीटों को लेकर क्या चल रहा है, कौन सी सीट आगे चल रही है, इसके लिए चलते हमारे सहयोगी के पास गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, क्या अपडेट है, इसे जरा आप बताएं क्योंकि नतीजे सामने आ रहे हैं। अगर हम इस बार के एमसीडी चुनाव को देखें, ये चुनाव बड़ा दिलचस्प है। कारण ये भी है कि जिस तरीके से इस चुनाव को भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में लड़ा है, जैसे एक आम चुनाव होते हैं उसमें पूरी जो प्रक्रिया होती है वो इस बार इस एमसीडी के चुनाव में देखने को मिला। और रेखा सरकार की अगर बात करें, इस तरीके से एक फ्लोर टेस्ट के तौर पे भी इस चुनाव को हम देख सकते हैं। 8 महीने सरकार को हो चुके हैं। ग्राउंड पर किस तरीके से सरकार की पकड़ है ये दर्शाता है ये चुनाव। और सुबह 8 बजे से जिस तरीके से जो नतीजे और रुझान जो आ रहे हैं निकल करके सामने, इस बार आप देखें कि अगर हम बात करें एमसीडी चुनाव की तो खास करके बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। और अभी अगर हम बात करें ताजा हालातों की तो दक्षिणपुरी वार्ड से आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज किया है। वहीं पे दक्षिणपुरी जो वार्ड 164 है वहां पे आम आदमी पार्टी ने 2260 वोटों से जीत दर्ज की, यानी कि आम आदमी पार्टी दक्षिणपुरी वार्ड में पहले नंबर पे है और बीजेपी दूसरे नंबर पे। वहीं अगर संगम विहार की मैं बात करूं, बड़ा हॉट सीट संगम विहार को भी माना जाता है। यहाँ पर 163 वार्ड नंबर 163 ए से अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस ने यहाँ पे जीत कर दर्ज की है। तो ये देखिए कांग्रेस के लिए एक हम ये कह सकते हैं कि एक जनाधार संगम विहार से निकल के आया और यहाँ पर दूसरे नंबर पे हालांकि बीजेपी है और आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पे। वहीं पर अगर हम नतीजों की बात करें, जिस तरीके से ये कांग्रेस पार्टी के लिए एक पहली जीत के तौर पर देखा जा रहा है और संगम विहार से सुरेश चौधरी ने इस जीत को हासिल किया है। कुल उनको 12,776 वोट मिले हैं। तो ये हम देख सकते हैं इस बार का जो चुनाव है ये जिस तरीके का चुनाव है, इसमें आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस ने भी अपनी जमीन को तलाशने का जो प्रयास है वो यहाँ पर किया है। और दूसरी सबसे बड़ी बात अगर बात करें मुंडका की सीट की, अगर मैं आपको बात बताऊं तो मुंडका से भी आम आदमी पार्टी ने यानी दूसरी 2 सीटें आम आदमी पार्टी इस वक्त एमसीडी का जो चुनाव है वो उसमें जीत चुकी है और बीजेपी उम्मीदवार जो हैं उनको तकरीबन 10,163 वोट मिले हैं। ये दर्शाता है जो फाइट है ग्राउंड पे वो नेक टू नेक कई सीटों पर देखने को मिल रही है। हालांकि अगर हम बात करें चांदनी चौक में वहां पर भी सीएम ने कुछ प्रचार प्रसार किया था। अलग अलग जो क्षेत्र है, शालीमार बाग की बात करें, शालीमार गार्डन का एरिया जो है
देखा था, सीएम ने ठीक कुछ है। प्रचार किया था। तो ये दर्शाता है, जो नतीजे आ रहे हैं अभी शुरुआत में, हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी कम से कम 7 से 8 सीटें मौजूदा समय में एकदम मजबूत स्थिति पे, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने 2 सीटें, कांग्रेस ने भी अपना खाता खोला। तो दर्शाता है कि इस बार का जो एमसीडी का चुनाव रहा है वो बुनियादी मुद्दों पर इस चुनाव को लड़ा गया है। हालांकि ये रेखा सरकार का फ्लो टेस्ट के तौर पर देखा जा रहा था और उससे प्रदर्शन भी अब तक बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन अभी तक के नतीजों में किया। ठीक है गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। नजर बनाए रखें आप। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। इंडिया ब्लॉक की फ्लोर लीडर्स की मीटिंग शुरू हो चुकी है। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी इस बैठक में मौजूद हैं। संसद में किन किन मुद्दों को उठाना है, इसको लेकर यहां चर्चाएं शुरू की गई हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी इस बैठक का हिस्सा है। यह अहम बैठक यहां लगातार जारी है। आज तीसरा दिन है। 2 दिन जिस तरीके से हंगामे की भेंट चढ़े हैं, कल एक बैठक होती है और उसके बाद सीधे तौर पर यह फैसला किया जाता है कि कम से कम सुचारू रूप से संसद का संचालन हो सके।